आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ। हम जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। विल ट्राई एंड विल डू ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जब मैं पहला होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसी से हमने अगर मैं शेड्यूल से रिलेट करूं तो नाइन्थ शेड्यूल यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है। किसी नाइन्थ शेड्यूल क्या था, यू कैन सी और यू कैन इमेजिन नाइन्थ शेड्यूल एज काइंड ऑफ पिटारा। यहाँ कोई भी अगर मैं लॉ डाल रहा हूँ तो इट विल बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। मैं 1951 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट वॉज इनिशियली डन एंड लैंड रिफॉर्म्स लॉज वेर पुट फाइन। नाउ एट करंट पोजीशन जो है आईआर कोहिलो केस के बाद जुडिशियल रिव्यू कैन हैपन फाइन। अब नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से। ये आपको याद रखना है एक चीज, दैट इट वाज द लॉज प्लेस्ड हियर इन दिस पिटारा और दिस नाइन्थ शेड्यूल आर शील्डेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनिशियली, अभी नहीं है, ठीक। देन इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 31A एंड 31B टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट्स, 31B से ही नाइन्थ शेड्यूल आ रहा है। देन दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देयर वर कर्व्स ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑब्वियसली देयर विल कैन बी वायलेंस, इस टाइप का अगर करेंगे, ठीक है, देयर कैन बी थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। तो इसी वजह से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, नए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऐड हो रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1951। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से, मतलब जो कि आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये तीन चीज ऐड हो रही है। देन एक और थर्ड चीज जो ऐड हो रही है, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। इट इनेबल्ड स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इस वजह से ही आपके रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मिल रहा है, तो इट इनेबल स्टेट टू डू सो, ठीक है। देयर वर थ्री थिंग्स यू शुड रिमेंबर इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फाइन। पहला नाइन्थ शेड्यूल जो कि आर्टिकल 31B से आ रहा है। देन वी हैव आर्टिकल 31A जो कि लैंड रिफॉर्म लॉज या स्टेट्स आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा था। देन वी हैव कर्व्स ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जो कि बेसिस टॉकिंग अबाउट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना, पब्लिक ऑर्डर पे, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स पे, या फिर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस पे। थर्ड, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 which is enabling state to make special provisions for socially and educationally backward classes, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, ये इकोनॉमिकली नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दिस इज एजुकेशनली बैकवर्ड नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विल डू ओके। फर्स्ट हम लोग बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स 42 एंड 42nd एंड 44 बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग लाइन से फिर 91st से देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी फाइन। तो 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यूपीएससी ने इस सेंटेंस से और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा हुआ 1985 में, बट इट कैन इंट्रोड्यूस इट अगेन एज अ स्टेटमेंट। द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जा रहा है तो शी मस्ट एसेंट दैट बिल। इट वाज मेड कंपल्सरी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। देन 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक दैट आपको पता होना चाहिए दैट इट एबॉलिश द प्रिवी पर्सन एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। इस टाइम कौन है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, आप ध्यान रखिएगा बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन इस टाइप का पूछ चुका है। देन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 एडिंग 10th शेड्यूल, ये हमने देखा है ना। Then 61st Constitutional Amendment Act 1989, it reduced the voting age from 21 years to 18 years. Then you have 69th Constitutional Amendment Act 1991, giving special status to Delhi, है ना। एंड यहाँ जो है 10% लिमिट कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम पे, right? तो दिस इज 69th Constitutional Amendment Act for you. Then we have 70th Constitutional Amendment Act 1992. It included MLAs of Delhi and Puducherry in electoral college of president elections. अभी जो अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम में, तो दिल्ली, पुडुचेरी एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इट एडेड 3 लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल, फाइन। क्या क्या, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। आप देखोगे कोंकणी इज बेसिकली काइंड ऑफ यहाँ है महाराष्ट्र रीजन में, प्रॉस्परस रीजन ऑफ महाराष्ट्र, इधर बोल सकता हूँ कोंकण, फाइन। देन मणिपुर, मणिपुर में बॉर्डर पे, तो नेपाली भी लगभग बॉर्डर पे है। तो देखोगे जितनी बॉर्डर वाली चीज है वो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आ रही है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है को मा ने, ठीक है, इफ यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस, ठीक है, माने को और को माने ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में, को इज कोंकणी, एम इज मणिपुरी एंड एन इज नेपाली, ठीक है। देन यू हैव 73rd एंड 74th, ये तो आपको आइडिया देखा होगा, पंचायती राज बहुत फेमस टॉपिक है, सबने पढ़ रखा होगा। दैट 73rd गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जहां से पार्ट 9 आ रहा है और 11th शेड्यूल आ रहा है, हमने देखा था। एंड इट इज ऑल्सो गिवन 29 फंक्शनल आइटम्स। अगर मैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात करूं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, अर्बन लोकल बॉडीज को। यहाँ क्या आ रहा है, पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल, एंड यहाँ 18 फंक्शनल आइटम्स है। देन वी हैव 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इट इज प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो आर्टिकल 21A आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस। देन वी हैव 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो कि आर्टिकल 338
एंड आर्टिकल 338 ए है, ये दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल रहा है फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज मेड फॉर वल्नरेबल सेक्शंस लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, इससे पहले हम लोग, इसके बाद हमने किया था, इसके बाद हम लोग 42nd एंड 44th कर लेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं जो कि 1976 में आ रहा है एंड इंदिरा गांधी के टाइम में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट सॉ मेजर चेंजेस। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, मैं बस वही कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है व्हाट वी आर, अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कॉमेंट, ठीक है, कि आपको आ रहा है समझ में, ठीक, सो दैट आई कैन नो राइट यू आर देयर, राइट। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कर रहा है, इट एडेड 3 वर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज सोशलिस्ट, आई इज इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हो रहे हैं। देन सेकुलर, ठीक है, जो नेचर इंडिया का था हमेशा से सोशलिस्ट रहा है, सेकुलर रहा है, फुल ऑफ इंटीग्रिटी रहा है, बट ये वर्ड जो है 1976 में ऐड हो रहे हैं, राइट। सेकंड पॉइंट इज इट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि पार्ट 4 ए में, थैंक यू गणेश, है ना, पार्ट 4 ए में ऐड हो रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे समझ में आ रहा है, ठीक है। और पार्ट 4 ए जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आ रहा है। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट इट मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ कैबिनेट, राइट। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। देखो अब जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, इमरजेंसी से कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई क्योंकि इस टाइम जो है इमरजेंसी का टाइम है एंड रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट चाहिए होता है, राइट। तो वो अलग केस है दैट केम इन 44th व्हिच वाज काइंड ऑफ करेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं तो इट मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये ध्यान रखना, यूपीएससी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकती है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स जो कि आर्टिकल क्या है, when you talk about article 323A and article 323B, it is providing for tribunals। यहाँ से आ रहा है, ट्रिब्यूनल इज अ फॉर्म ऑफ जैसे एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्योंकि आप अगर इंडियन जुडिशरी को देखोगे, अगर हायरार्की में, जस्ट मेकिंग अ पिरामिड, दिस इज हायरार्की, इसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे पड़ती है, देन वी हैव हाई कोर्ट्स, देन वी हैव लोअर कोर्ट्स, ठीक है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला के, सॉरी, लोअर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को मिला के हम लोग हायर कोर्ट्स बोल देते हैं, एंड जो लोअर कोर्ट अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्सेट्रा, सेशन कोर्ट, इसको हम लोग लोअर जुडिशरी कह देते हैं, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम। लेकिन यहाँ जो है बहुत ज्यादा जैसे कंजेशन है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, प्रोसीजर इन्वॉल्व है, बिकॉज ना, तो दैट लेड टू इंडिया गोइंग फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, राइट। उसी को एडीआर कहते हैं, and उसमें एक ट्रिब्यूनल एक फॉर्म ऑफ एडीआर है। तो ट्रिब्यूनल जो है उसका अस्तित्व यहाँ से आ रहा है। When we talk about आर्टिकल 323A, इट इज टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। फॉर एग्जाम्पल इसी से कैट आ रहा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पेमेंट स्ट्रक्चर पे, सैलरीज पे, पेंशन पे, अलाउंसेस पे अगर कोई इशू होता है तो दैट इशू विल बी हैंडल्ड बाय कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो वो यहाँ से आ रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 323B, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों को एम्पावर कर रहा है कि वो कुछ ट्रिब्यूनल बनाए अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे कुछ ट्रिब्यूनल बना सके, आर्टिकल 23A, ठीक है। ये सिर्फ पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, स्टेट को नहीं, आर्टिकल 323A। बट व्हेन आई टॉक अबाउट आर्टिकल 323B, इट एम्पावर्स बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर टू गो फॉर ट्रिब्यूनल्स अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तो बना दिया ना इस वजह से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोक्लेमेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज यू सी 1970s वो टाइम है जैसे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हो रहा है, देयर वर मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस देयर, ठीक है। तो इस वजह से देयर वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई नेशनल इमरजेंसी आप इंडिया के एक पार्ट में भी लगा सकते हो। नेशनल इमरजेंसी नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि पूरे इंडिया पे लगता है, ऑब्वियसली लग सकता है, बट यहाँ से आ रहा है कि एक पार्ट में भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है, आर्टिकल 312 से जो कि ऑल इंडिया सर्विस की बात करता है, उसका एक तरह से बोल सकते हो उसको रियलिटी में लाने की कोशिश है। इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इट एडेड 3 डीपीएसपीज एंड अमेंडेड 1 डीपीएसपी, ठीक है। तो 3 डीपीएसपी जो उसने नए ऐड किए, इसीलिए कैप्स में ए है, कैसे कैप्स में है, फाइन। तो 3 जो ऐड किए दैट वाज फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, विच इज द काइंड ऑफ सोशलिस्ट डीपीएसपी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विच इज द सोशलिस्ट डीपीएसपी। आप क्यों बोल रहा हूँ सोशलिस्ट, बिकॉज इस टाइम यूएसएसआर और सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थे, इंडिया एंड सोवियत यूनियन वेर गुड एलाइज, ठीक है। ये 3 जो है डीपीएसपी नए ऐड हो रहे हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट अमेंडमेंट, आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ वाज एडेड, 39 सब क्लॉज एफ वाज एडेड, ठीक है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये ऐड हुआ था। तो आर्टिकल 39 आपसे याद रख सकते हो, आर्टिकल 39 अमेंड हुआ है और ये 3 डीपीएसपी ऐड हुए हैं। अब यूपीएससी जो है इन 3 डीपीएसपी को ही बार बार पूछते रहता है, फाइन। तो अब ये ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2016 के क्वेश्चन में यूपीएससी ने इट आस्क्ड अबाउट दिस डीपीएसपी, ठीक है, यू हैड टू आइडेंटिफाई दिस कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। द आंसर वाज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि 43A है, ठीक है, आई गेस याद रहेगा।
ठीक है। देन 48A जो कि एनवायरमेंट के लिए फेमस है, ये जनरली लोगों को याद ही रहता है, तो ठीक है। अगर भूल जा रहे हो 43 का ध्यान रखना, 39 प्लस 4 करने से 43 आ जा रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, इस टाइम पे यू कैन सी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो चुकी है, एंड दिस वाज काइंड ऑफ करेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। तो इमरजेंसी में जो जो भी लैक्यूने एंड लूप होल्स थे उसको ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विद द आर्म रेबेलियन। ठीक है, तो इमरजेंसी में तीन कंडीशन है एक्चुअली। फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी देयर आर थ्री कंडीशन। ठीक है, अर्लियर देयर वाज वॉर, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये पहले हुआ करता था। ठीक है, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस इज टू वेग वर्ड, राइट, लॉजिकल है, बहुत ज्यादा वेग वर्ड है, इसको इस वजह से इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रेबेलियन से बदल दिया गया। अभी जो बोलूं तो वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म रेबेलियन है। इसमें से अगर मैं वॉर सॉरी इसमें से अगर मैं वॉर प्लस एक्सटर्नल एग्रेशन, ये दोनों की केस अगर लूं, वॉर की बात करूं या एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करूं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, दे आर द केसेस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। लेकिन अगर कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है ड्यू टू आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, तो अगर इसकी वजह से अगर इमरजेंसी लगती है तो उसको बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगती है ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तब उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी लगती है आर्म्ड रेबेलियन के कारण, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट मेड प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर दैट नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। ये एक पॉइंट बोल रहा था, इमरजेंसी का कंडीशन है ये। पहले क्या, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, इट मेड 42 में क्या बोला था, इट मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अब ध्यान रखना, पूरे कैबिनेट के एडवाइस को ही बाउंड कर दिया, लेकिन यहाँ नैरो किया हुआ है, इमरजेंसी की बात कर रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इट मेड प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर दैट नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो एक लूप होल था, उसको हटा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इट डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट एंड मेड इट अ लीगल राइट। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी के कारण, प्रॉपर्टी राइट्स के कारण देयर वर मेनी इश्यूज बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, इसी की वजह से लड़ाई हो रही थी। तो इट काइंड ऑफ डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, फंडामेंटल राइट से यहाँ से डिलीट कर दे रहा है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ जो है डिलीट हो जा रहा है, एंड जो है आर्टिकल 300A बन रहा है। ठीक है, जो कि लीगल राइट है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। Fine. Now, next point is Article 20 and Article 21 cannot be suspended during national emergency. Article 20 और 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी में। एक और चीज, एक और एडिशनल पॉइंट बताता हूँ आपको, कि अगर अभी हमने देखा एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी में, तो अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूँ, जो कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, इसकी बात करता है, तो आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी लगेगी, जब इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब अगर इमरजेंसी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से लगा हुआ है, तभी आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी इंटरनल कंडीशन के कारण लगी हुई, जो कि आर्म्ड रेबेलियन का केस है, तब उस केस में आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड नहीं होगा। गॉट इट, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखना है वो है आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2। इट एडेड दैट स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी। मैं आपको बता दूं, डीपीएसपी जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर सोशल कंपोनेंट की बात करूं, तो सोशल कंपोनेंट में क्या आता है, स्टेटस आता है, अपॉर्चुनिटीज आती है, सेफ्टी आती है, फैसिलिटीज आती है। अगर मैं इकोनॉमिक कंपोनेंट में बात करूं, तो इनकम आता है, फाइनेंस आता है, ठीक है, सैलरीज आती है, राइट। तो सबकी इनकम पॉसिबल नहीं है कि सेम हो पाए, राइट। ठीक है, अब सबका क्योंकि प्रोफेशन और नेचर ऑफ वर्क इज वेरी डिफरेंट, राइट। किसी का कॉग्निटिव या ब्रेन वाला वर्क है, मेंटल वर्क है, किसी का फिजिकल लेबर है, तो यू कैनॉट कंपेयर सैलरी कि सबका इक्वल हो जाए, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज नॉट फीजिबल ऑल्सो, क्योंकि इंसेंटिव नहीं रहेगा। फाइन, इसीलिए वर्डिंग्स यूज हुई है दैट स्टेट शुड मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज करेगी इनक्वालिटी किसमें, इनकम में। फाइन, तो इकोनॉमिक कंपोनेंट, जो इकोनॉमिक कंपोनेंट हुआ इन इनकम, ठीक है, तो उसमें क्या कर रही है स्टेट इज मिनिमाइजिंग इनक्वालिटी। बट इफ आई टॉक अबाउट सोशल कंपोनेंट, ठीक है, तो यहाँ पूरा एलिमिनेट कर रही है, तो इट विल गेट यू सोशल डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। यस, समर्पण, एक्सेलेंट कंडीशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, तो एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी। ठीक है, ये क्या चीज है, ये सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। ठीक है, वर्डिंग अकेला ध्यान रखेगा। उसके बाद next sentence is it empowered president to send back once the advice of cabinet for reconsideration, but the reconsidered advice, अगर कैबिनेट ने वापस उस एडवाइस को भेजा, देन इट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फिर से कि सस्पेंसिव वोटर जो है ना, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बिल के लिए नहीं, ध्यान रखना, एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस बहुत ब्रॉड चीज है। ठीक है, उसके अंदर एक, अगर बिल की बात करूं तब वो सस्पेंसिव वीटो कहलाएगा, बट यहाँ एडवाइस की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा है दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वी सॉ। अब हम बहुत रिसेंट के देखेंगे। फर्स्ट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे दैट इट टॉक्ड अबाउट, देखो अगर मैं मिनिस्टर्स की बात करूं, बिकॉज यहाँ क्या आ रहा है, 21st से लिमिट लगा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव हेड हमारा जो है प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हमेशा एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, हेडेड बाय पीएम। नाउ अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करूँ तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैबिनेट विल बी एट टॉप, ठीक है, मैं ऐसा इसको, कैबिनेट विल बी एट टॉप, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज विल बी एट टॉप, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल एग्जिस्ट टू असिस्ट देम, देन लास्ट में डेप्यूटी मिनिस्टर्स विल एग्जिस्ट। ये कैबिनेट और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हायरार्की है, ठीक है, ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऐसे हायरार्की है जिसमें कैबिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो एट द टॉप, ठीक है, हेडेड बाय पीएम एंड दे आर एडवाइजिंग प्रेसिडेंट, ये है राइट। तो इसीलिए लिखा हुआ है 91st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 में, क्योंकि सबको मंत्री बनने का मन करता था। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एलएस। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एलएस कितना है, 545 है, ठीक है, 545 है। तो अगर 15% की बात करो तो रफली इट इज कमिंग अराउंड 82, ठीक है। तो भाई 82 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते लोकसभा के केस में, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू डिफेक्शन इज आल्सो डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। अगर पर्सन डिफेक्शन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया कोई एमपी एमएलए, तब वो मिनिस्टर से भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। देन लास्ट पॉइंट इन दिस, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट का केस देखते हैं, इंक्लूडिंग सीएम इन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो सिमिलर है लोकसभा के जैसे, बट एक और कैच है यहाँ, इवन वी टॉक अबाउट स्टेट, फाइन, यहाँ एक और कंडीशन दी है दैट नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम शैल नॉट बी लेस देन 12, है ना। तो मिनिमम एक क्राइटेरिया दिया कि 12 के नीचे नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली स्टेट की बात है तो दिल्ली का केस नहीं आ रहा है क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट में मिनिमम 12 है, ठीक है, एंड मैक्सिमम जो होगा वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एसएलए होगा। ऑफ कोर्स देयर आर रिलैक्सेशंस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बट ये स्ट्रक्चर है। जब मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में मैक्सिमम लिमिट तय है लेकिन मिनिमम लिमिट कोई तय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात करूं तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड हुआ था 8 शेड्यूल में। 8 शेड्यूल वो शेड्यूल है जहां से आप लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो जो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है उसको वो 8 शेड्यूल में डालती है, ठीक है। तो 8 शेड्यूल जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से यहाँ लैंग्वेजेस की संख्या नंबर्स बढ़ के 22 हो जा रहे हैं, राइट। बहुत इजी वे याद रखने का, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को, ठीक है, बदमाश याद रखेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। बोडमास बोलो या बदमाश बोलो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, राइट। ऐसे करके आप इजी वे में इसको रिमेंबर कर सकते हो। देन 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करूँ तो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए और एससी और एसटी के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन की बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 94th में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन ट्राइबल स्टेट्स होगा, बिकॉज इस टाइम 2006 में 2000 में जो नए स्टेट्स बने हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, वहाँ ट्राइबल मिनिस्टर होना चाहिए, इस वजह से था। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 95th भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वी हैव नाउ 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो 95th है, इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी, एसटी एंड एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, जो कि 2020 में था। एंड इसके बाद से हम देखेंगे 10 जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है जो कि फर्दर 10 ईयर्स एससी एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है, बट एंग्लो इंडियंस का वहां से कोई भी रोल नहीं है, एंग्लो इंडियंस वाज काइंड ऑफ एबॉलिश, ठीक है। तो जब 96 अमेंडमेंट जो कि 2009 में हुआ, इट सब्स्टिट्यूटेड वर्ड ओडिया फॉर ओरिया, एंड ओडिया लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में थी वो ओडिया कहलाएगी, ओडीआई है, बस इतना, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं 97, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना चाहिए आपको, दैट इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। यहाँ से दो तीन चीज आ रही है, दैट इट मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, फंडामेंटल राइट, है ना। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 अंदर के अंदर जो आता है, वहां से राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आ रहा है। इट इंक्लूडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट एडेड अ न्यू पार्ट 9B which is entitled as the cooperative society, ठीक है। 98 की बात करूं तो हैदराबाद कर्नाटक रीजन जो नॉर्दर्न कर्नाटक रीजन है, इट इज काइंड ऑफ पुअर, बहुत ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, इस वजह से स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। 99 इज वेरी फेमस, एनजीए आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि जुडिशियल जो जजेस हैं, अभी कॉलेजियम सिस्टम चलता है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए दिस वाज दिस केम अप, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बट इट वाज मेड और इट वाज जुडिशरी ने डिसीजन दिया कि इट वायलेटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट्स व्हाई एनजैक वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल। देन वी हैव 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था विद बांग्लादेश। आपको बस कीवर्ड्स याद रखना है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द आंसर। देन वी हैव 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, जीएसटी काउंसिल बन रहा है यहाँ से प्रेसिडेंट के ऑर्डर से पहला। सेकंड, इट प्रोवाइडेड कॉन्करेंट टैक्सेशन पावर्स टू पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो काइंड ऑफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देन वी हैव 102 एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला, एंड इट एम्पावर्ड प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कि कौन होगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। देन वी हैव 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि ईडब्ल्यूएस या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का जो रिजर्वेशन आया था, इट इज कमिंग फ्रॉम 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। देन वी आल्सो हैव 104, हमने 85th देखा था,
सॉरी हमने 95th देखा था कॉन्स्टिट्यूशन दैट दिस वाज 95th राइट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी जो 10 साल के लिए बढ़ा था 2020 तक, इसलिए 19 में आ जा रहा है, इट एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 10 years 2030 तक, और डिसकंटिन्यू कर दिया एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशंस को। Then we have 105 Constitutional Amendment Act 2021 में that President will specify SEBC in Central List. Central List में जो भी socially और educationally backward होगा उसको स्पेसिफाई करने का जिम्मा प्रेसिडेंट का है, एंड स्टेट में प्रिपेयर देयर ओन। देखो हुआ क्या था, 102 से स्टेट की पावर एक्चुअली छीन ली गई थी, तो देयर वाज काइंड ऑफ अप्रोर, राइट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ठीक है। तो 105 से वापस स्टेट को रिस्टोर कर दिया गया वो पावर कि भाई स्टेट अपनी लिस्ट बना सकती है फॉर देयर ओन पर्पस, बट सेंट्रल लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे। देन वी हैव 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में कि यहाँ 1/3 रिजर्वेशन दे रहा है ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, इंक्लूडिंग दोज रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, एंड इट विल बी इफेक्टिव आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सेंसस, ठीक है, फॉलोइंग द एक्ट कमेंसमेंट, एंड 15 साल के लिए शुरू में रहेगा, एंड देयर इज अ provision for potential extension which will be determined by parliament. So these were constitutional amendments